नमस्कार साथियों, मैं हूं सुबोध कुमार सिंह और आप सब देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल संकल्प इकोनॉमिक्स। आज का वीडियो क्लास 12 के लिए है। जो भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं वो देखेंगे, हालांकि CBSE के जो स्टूडेंट होंगे क्लास 11 वाले वो भी आज के वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे पूर्ति का नियम क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई, व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई। और इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो मेरा जो मांग का नियम, जो डिमांड सीरीज था उसमें मांग का नियम था लॉ ऑफ डिमांड, उसको आप लोग जरूर दिमाग में रखेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में कई हद तक सिमिलरिटीज है और कुछ डिफरेंसेस भी है। कहाँ समानता है और कहाँ दोनों में अंतर है, उस चीज को थोड़ा सा मैं आप लोग को हाईलाइट करके दिखा दूं ताकि आगे आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। आप लोग को याद होगा मांग के नियम में हम लोग देखे थे P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू Q, इस चीज की चर्चा किए थे। हालांकि Q के जगह आप लिख सकते हैं 1/D, कोई अंतर नहीं है दोनों में, ठीक है। यानी कि प्राइस और जो क्वांटिटी होगा डिमांड का वो दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। ये अधिक होगा तो ये कम होगा और फिर ये कम होगा तो ये अधिक होगा। Q के जगह आप डिमांड को भी लेके चल सकते हैं। एक तरह से ये जो Q है वो क्या है, फंक्शन ऑफ P है, या आप लिख सकते हैं Q के जगह पर आप क्या डाल सकते हैं, D इज फंक्शन ऑफ P। तो इसका मतलब क्या है कि डिमांड प्राइस पर डिपेंड करता है, लेकिन वहां पर क्या होगा कि P आपका यदि बढ़ रहा होगा तो वहां पर डिमांड आपका क्या होगा, घटेगा। लेकिन वहीं पर अगर प्राइस कम हो जाए तो आपका डिमांड क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो ये है लॉ ऑफ डिमांड में कि डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू P, यानी कि डिमांड का प्राइस के साथ कैसा रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि प्राइस कम तो डिमांड अधिक। सप्लाई में जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी सेम इसी तरह लेके चलेंगे। इसमें भी आप लिख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू Q। P जो होगा क्वांटिटी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू S। यहां S से क्या हो गया, सप्लाई, और P से प्राइस। दैट मीन्स प्राइस जब अधिक होगा तो आपका सप्लाई भी अधिक होगा, यानी कि प्राइस ऐसे बढ़ रहा होगा तो इधर सप्लाई भी बढ़ेगा, और प्राइस अगर घटेगा तो सप्लाई भी घटेगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जैसे आप देखे थे यहां पर D इज फंक्शन ऑफ P, तो यहां पर भी आपका S इज फंक्शन ऑफ P लिख सकते हैं, या Q इज फंक्शन ऑफ P, यानी कि क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो डिपेंड करेगा प्राइस पे। प्राइस अगर अधिक होगा प्लस में तो सप्लाई भी प्लस में, ये माइनस में तो ये भी माइनस में। लेकिन इधर क्या था कि आपका प्राइस माइनस में जा रहा है यानी घट रहा है तो ये प्लस में जाएगा, बढ़ेगा, और यदि ये प्लस में जा रहा है, बढ़ रहा है, तो ये आपका माइनस में जाएगा यानी कि घटेगा। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, जब फिगर बनाने की बात होगी या टेबल बनाने की बात होगी तो डिमांड में क्या होगा, जैसे हम कीमत को लेंगे, कीमत इधर मांग, तो कीमत जैसे 10 है, मांग आपका 20 है, कीमत 10 से बढ़कर के 15 हो जाए तो मांग आपका क्या होगा, ये कीमत बढ़ा है ना जी, प्लस में गया है, तो आपका ये मांग क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो ये 20 से हो सकता है ये भी 15 हो जाए, या आपका ये 10 से 12 हो तो ऐसी स्थिति में ये भी क्या हो जाएगा, 20 से 15 भी हो सकता है, आपका 16 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन घटेगा। ये आपका बढ़ा है, कीमत बढ़ा है तो ये क्या होगा, घटेगा। लेकिन सप्लाई की अगर बात की जाए तो उसमें क्या होगा कि कीमत, और हम पूर्ति की बात कर रहे हैं तो कीमत 10 है, पूर्ति 20 हो रहा है। अगर ये 10 से 12 हो जाए तो ये भी 20 से 30 हो सकता है, यानी कि आपका कीमत बढ़ेगा तो पूर्ति भी बढ़ेगा। अब ऐसी स्थिति में जब डायग्राम से दिखाने की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं,
क्या देख रहे हैं कि इसमें और इसमें नेगेटिव रिलेशन है, यानी ये बढ़ता है तो ये घटता है, तो इसमें कर्व जो होता है इस प्रकार से होता है। जैसे प्राइस P है, डिमांड Q। हालांकि प्राइस P हम क्यों लें, 10 है तो 10 ही ले लेते हैं, 10 प्राइस है, डिमांड कितना हो रहा है 20। अब देखिए प्राइस 10 से क्या हो गया 12, तो 12 ऊपर जाएगा बढ़ेगा, तो आपका ये क्या हो गया 20 से 15। देखिए इधर घट गया, ये बढ़ा और इधर घटा, तो डिमांड कर्व ऐसा होता है, इसका स्लोप नेगेटिव होता है। लेकिन पूर्ति में क्या होता है कि कीमत बढ़ता है तो पूर्ति भी बढ़ता है, इसलिए इसमें आपका सप्लाई कर्व जो होगा उसका पॉजिटिव स्लोप होगा, यानी वाई एक्सिस पर जैसे आप कीमत को ले रहे हैं और इधर आप पूर्ति ले रहे हैं, यानी कि आपका कीमत जैसे मान लेते हैं कितना इसमें दिया हुआ है 10 ठीक है, पूर्ति इस पर कितना हो रहा है 10 पे 20 हो रहा है, कीमत बढ़ के आपका कितना हो गया 12 हो गया, 10 से 12, तो ऐसी स्थिति में पूर्ति भी क्या हुआ 20 से बढ़ करके 30 हो गया, यानी कीमत बढ़ा तो पूर्ति भी बढ़ा। तो हम यहां ये बताना चाह रहे हैं कि मांग का नियम भी कीमत और मांग के बीच में कैसा संबंध बताएगा, ऋणात्मक संबंध बताएगा, क्योंकि कीमत और मांग में क्या है इनवर्स रिलेशन है, कीमत अधिक होने से मांग कम हो जाता है। लेकिन पूर्ति में क्या है, पूर्ति का नियम कीमत और पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध बताता है, यानी कीमत अधिक होगा तो पूर्ति भी अधिक होगा, कीमत कम होगा तो पूर्ति भी कम होगा। लेकिन एक चीज आपको हम यहां पर बता देना चाहेंगे, ये जो आप देखें कि कीमत अधिक होने से जो मांग कम हो रहा है, ये तभी होगा जब आपने पढ़ा था, जैसे यहां पर लिखे हैं डी इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी, तो कोई जरूरी नहीं है कि डी जो है फंक्शन ऑफ पी ही रहे, डी इज फंक्शन ऑफ पी भी हो सकता है, पी आर भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, वाई डी भी हो सकता है, नहीं। तो यहां पर क्या होगा, डिमांड जो है वो फंक्शन ऑफ पी जब दिखाएंगे, यानी कि डिमांड प्राइस पर डिपेंड करेगा, प्राइस अधिक होगा तो डिमांड कम होगा, जो लॉ ऑफ डिमांड कहता है, वो तभी होगा जब इतनी बातें क्या हो समान हो, कांस्टेंट हो। सेम पूर्ति में भी एस इजकल टू फंक्शन ऑफ पी, पी आर, पी एफ, आप लोग पढ़े होंगे ये चीज, टी, एन, जी, जीपी, ये सब था। तो यहां सप्लाई जो प्राइस पर डिपेंड करेगा, यानी प्राइस अधिक होगा सप्लाई भी अधिक होगा, लॉ ऑफ सप्लाई ऐसा कहता है। लेकिन ये तभी होगा जब अन्य बातें समान होगा, यानी ये सब बातें क्या होनी चाहिए समान। वहां प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर, टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ फर्म, आपका गोल ऑफ फर्म, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब को क्या होना है होगा कांस्टेंट होना होगा। ये सब कांस्टेंट होगा तब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगा। क्लियर। अब हम चलते हैं पूर्ति के नियम को बोर्ड पर अच्छा से लिख करके दिखा देते हैं। इतनी ही बातें दिखानी है जो अभी आप लोग देख रहे हैं, लेकिन एक सही ढंग से जो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, यानी कि जो स्ट्रक्चर होना चाहिए पूर्ति के नियम का, कि आपको कितना लिखना है क्या छोड़ना है, उस चीज पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं। आप लोग बने रहिए। इधर मैं हिंदी कर देता हूं, फिर इधर इंग्लिश कर दूंगा। पूर्ति पूर्ति के नियम के अनुसार अन्य बातें समान होने पर कीमत तथा पूर्ति के बीच कैसा संबंध पाया जाता है, धनात्मक। कीमत तथा पूर्ति के बीच
धनात्मक संबंध पाया जाता है, अर्थात कम कीमत पर कम पूर्ति और अधिक कीमत पर अधिक पूर्ति, यही पूर्ति का नियम है। लेकिन याद रहे अन्य बातें समान होने पर। यहां पर आप लिख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q के जगह पर आप S भी डाल सकते हैं। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, पूर्ति के नियम को एक तालिका तथा रेखाचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। एक तालिका का मदद ले रहे हैं और एक रेखाचित्र का। तालिका यहां पर देते हैं, ये कीमत, ये पूर्ति, कीमत 10 है, पूर्ति 20 जो अभी दिखाए, कीमत 10 से 12 हो गया, पूर्ति आपका 20 से 30 हो गया। आप चाहते तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, कीमत को घटा दीजिए, कीमत को 10 से 8 कर दीजिए। जब कीमत घटाएंगे तो आपको पूर्ति भी घटाना होगा। तो ये 20 से मान लेते हैं कितना हो गया, 15 हो गया। इसी को रेखा चित्र में आप दिखाइए, यहीं पर एडजस्ट कर देते हैं। इस और कीमत हो जाएगा, इस और पूर्ति हो जाएगा, और पूर्ति वक्र जो है इस प्रकार का होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। SS आपका कीमत कितना है जी, 10 है, 10 दे दिए। वहां पर पूर्ति कितनी हो रही है, 20 इकाई दे दिए। कीमत 10 से 8 हो गया, घट गया है, इधर घटा है, माइनस में भी आप दिखा सकते हैं। तो परिणाम क्या हुआ, पूर्ति भी घट गया। ये घटा 10 से 8, तो पूर्ति भी क्या हो गया, 20 से घट करके 15 हो गया, यानी कि ये भी घट गया। तो इस तरह से ये हो गया क्या, पूर्ति की रेखा हो गई जिसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि कीमत घटा तो पूर्ति भी घटा, इसलिए पूर्ति वक्र का ढाल कैसा है, धनात्मक है। और लास्ट में आप यहां पर इन दोनों को एक्सप्लेन कर दें कि उपरोक्त तालिका तथा रेखाचित्र में जब कीमत दस से घटकर 8 होता है तो पूर्ति 20 इकाइयों से घटकर 15 इकाइयां रह जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि कीमत तथा पूर्ति के बीच, इसको पूरा कर लीजिएगा, स्पेस नहीं है, कीमत तथा पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध होता है। हम सुना दिए, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। स्पष्ट होता है कि कीमत तथा पूर्ति के बीच
धनात्मक संबंध होता है, यही लिखा हुआ है। फिर से सुन लीजिए एक बार। उपरोक्त तालिका तथा रेखा चित्र में जब कीमत 10 से घटकर, यहां 10 रुपया भी आप लिख सकते हैं, 10 रुपये से घटकर 8 रुपये होता है तो पूर्ति 20 इकाइयों से घटकर 15 इकाइयां रह जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि कीमत तथा पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध होता है। यह हो गया आपका पूर्ति के नियम का आंसर। क्लियर है? आप इसको अपने लैंग्वेज में भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज कर सकते हैं आप लोग, चाहे तो ये नहीं दे करके आप डायरेक्ट इस तरह का फिगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूर्ति वक्र हो गया, आप कीमत ले लो P, पूर्ति ले लो Q, कीमत घट करके P से P1 हो गया, पूर्ति भी Q से Q1 हो गया, ये घटा ये भी घटा। यदि कीमत P से P2 हो जाए तो पूर्ति भी क्या हो जाएगा, Q से Q2, यानी कीमत बढ़ा प्लस में गया, पूर्ति भी क्या हो गया, बढ़ गया, प्लस में गया। और इसको जब एक्सप्लेन करोगे तो लिख दोगे कि उपरोक्त रेखाचित्र में जब कीमत P से घटकर P1 होता है तो पूर्ति भी Q से घटकर Q1 हो जाता है, और जब कीमत P से बढ़कर P2 होता है तो पूर्ति भी Q से बढ़कर के Q2 हो जाता है। इससे पता चलता है कि कीमत और पूर्ति के बीच, इधर कीमत और इधर पूर्ति, इन दोनों के बीच कैसा होता है संबंध, धनात्मक होता है। यानी कि कीमत बढ़ेगा तो पूर्ति भी बढ़ेगा, कीमत घटेगा तो पूर्ति भी घटेगा। तो आप इसको फॉलो करो या इसको करो, कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई, other things being constant, supply is directly proportional to price. Supply is directly proportional to price. That is, as price increases, supply increases, and price decreases, supply decreases. Price decreases, supply decreases. यानी कि P is directly proportional to Q. Law of supply can be shown by following table एंड डायग्राम। टेबल यही यूज कर लेना है, ये वाला टेबल हो जाएगा। प्राइस ले लीजिएगा, प्राइस, और इधर सप्लाई, प्राइस कितना है 10, ये कितना है 20, ये 8 हो गया, ये 15 हो गया, ये हो गया आपका टेबल। और इसका डायग्राम आप क्या कर लेंगे, इस प्रकार कर लेंगे। ये रहा कर्व, इधर आपको क्या दिखाना है, प्राइस को दिखाना है, इधर क्या दिखाना है, सप्लाई को दिखाना है,
प्राइस कितना है जी, 10 है, 10 प्राइस है, जहां पर सप्लाई कितना हो रहा है 20, प्राइस 10 से क्या हो गया 8 डिक्रीज कर गया, सप्लाई भी 20 से 15 ये भी डिक्रीज कर गया। और लास्ट में आप क्या करेंगे, इस टेबल और डायग्राम को एक्सप्लेन कर देंगे, लिख देंगे इन एबव टेबल एंड डायग्राम when price decreases 10 to 8 then supply also decreases from 20 to 15 which shows positive relation between price and supply। ये लास्ट में आप लोग को एडजस्ट कर देना है, यही तो है लॉ ऑफ सप्लाई। और देखिए आप अभी अगर ये तो आप लोग जान गए क्या चीज है, लॉ ऑफ सप्लाई, यानी कि पूर्ति का नियम है। लेकिन मांग का नियम होता तो हम क्या करते, जहां धनात्मक है यही चीज अंतर हुआ है, मांग के नियम के अनुसार अन्य बातें समान होने पर कीमत तथा फिर पूर्ति की जगह पर क्या कर देते, मांग कर देते, और धनात्मक की जगह ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, अर्थात कम कीमत पर कम पूर्ति है तो यहां पर क्या हो जाता है, अधिक मांग। आप लोग समझ सकते हैं, अगर इसी को डिमांड में कन्वर्ट करना हो तो कहां कहां करेंगे चेंजिंग, तो जहां पूर्ति शब्द है वहां पर तो आपको मांग शब्द डालना ही होगा, और जहां धनात्मक है वहां पर आपको ऋणात्मक डालना ही चाहिए। और उसके बाद जहां पर कीमत को आप बढ़ते हुए दिखा रहे हैं तो मांग को वहां घटते हुए दिखाना है, जहां कीमत को घटते हुए दिखा रहे हैं वहां पर मांग को बढ़ते हुए दिखाना है। लेकिन पूर्ति में जब बात करेंगे तो कीमत अगर बढ़ता हुआ है तो पूर्ति भी बढ़ेगा, और कीमत अगर घटता हुआ है तो पूर्ति भी घटेगा। ये कौन कहता है, पूर्ति का नियम कहता है। तो बस यही तो चीज है, कोई दिक्कत इसमें? इसको आप लोग अगर अच्छी तरह से देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, बोर्ड पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।